नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और उन्हें जमानत दी गई है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत मिली है। मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। निचले अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल को जमानत दी है। अब 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में प्रतिवादियों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। तो 2019 में कर्नाटक में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था और उसके बाद उनकी मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। उसके बाद लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई और अब राहुल गांधी ने उस फैसले को चुनौती दी है। सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। और खबर दिल्ली से है, जहां मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ाई है और सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ाई गई है। सीबीआई से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया को झटका लगा है और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला दिया, उनकी हिरासत को बढ़ाया। तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही और न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जांच एजेंसी की डायमंड जुबली कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नए कार्यालयों का शुभारंभ सीबीआई को कार्य करने में और सहायता प्रदान करेगा। सीबीआई भारत की अहम और प्राथमिक जांच एजेंसी है। 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। बैंक फ्रॉड से लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े अपराधों, यानी यहां से यहां तक, महानगर से लेकर के जंगल तक अब सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर साइबर क्राइम तक के मामले सीबीआई देख रही है, लेकिन मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। याद कीजिए, 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबली मना रहे थे, तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। और इसका असर क्या हुआ? देश का व्यवस्था पर भरोसा टूट रहा था।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति समेत पूंजीगत परियोजनाओं में सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने राज्य को G20 की 3 महत्वपूर्ण बैठकों का दायित्व दिए जाने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वर्किंग ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई। सीएम ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा, कैलाश मानसरोवर और लोहाघाट स्थित महावती के लिए आमंत्रित किया और लगभग 1 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। और वहीं इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और लिखा कि वैश्विक पटल पे भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने वाले, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने वाले, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। महावीर जयंती पे एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसे लेके हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी ने अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक लोकेश मुनि महाराज के साथ खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। करने के लिए आचार्य लोकेश मुनि महाराज जी हैं। महाराज जी, कल कार्यक्रम एक रखा गया है महावीर जी को लेकर, किस तरीके का वो कार्यक्रम है? देखिए, भगवान महावीर अहिंसा और विश्व शांति के अग्रदूत हैं, इसलिए विश्व शांति और सद्भावना दिवस के रूप में उस कार्यक्रम को हम मना रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर भी अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। कल लाल किले पे कार्यक्रम है, विज्ञान भवन में कार्यक्रम है, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम है। सारे कार्यक्रमों का सार यही है कि आज न केवल समाज और देश को बल्कि दुनिया को अहिंसा के संदेश की जरूरत है और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम है। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, रामनवमी की बात करें, या आपने देखा कि बंगाल से लेकर बिहार तक कई ऐसी अप्रिय घटनाएं आ रही हैं, भगवान राम के भक्तों पर इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही। देखिए, हमारे समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा जहां पर भी कहीं भी किसी के द्वारा हो उसकी हम सभी भर्त्सना करते हैं और सभ्य संस्कृति के अंदर हिंसा का स्थान नहीं है। मैं तो अपील करना चाहूंगा कि सभी अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करें। यही भगवान महावीर का अनेकांत दर्शन हम सबको सिखाता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य लोकेश मुनि महाराज जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और कल भगवान महावीर को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा। उसको भव्य बनाने की भी तैयारी कहीं ना कहीं चल रही है। राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पे जन सुनवाई के दौरान आमजन के अभाव और अभियोग सुने और अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने जन कल्याणकारी बजट घोषणाओं को और नवीन जिले बनाने के ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रदेश भर से आए लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। खबर राजस्थान से है, जहां प्रदेश में नए जिलों की घोषणा के बाद आमजन में खुशी है और दूदू से आए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पहुंच के जिला बनाने की, यानी दूदू को जिला बनाने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र से आए लोगों को नया जिला बनने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिला बनने के बाद नए कार्यालय खुलने से आमजन को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। ये भी कहा कि पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। राज्य सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से आमजन को अधिकतम राहत देने की कोशिश कर रही है। और महाराष्ट्र के पुणे जिले में ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी शुरू की है। ईडी की पुणे में 9 बड़े कारोबारियों के घरों और दफ्तरों पे छापेमारी की गई और सुबह से हो रही इस छापेमारी के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। खास बात यह कि जिन कारोबारियों के यहाँ छापे पड़े उनका सीधा कनेक्शन एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री हसन से बताया जा रहा है। हसन मुशर्रफ हैं ये, और फिलहाल ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की छानबीन में जुटे हैं। तो ईडी का ये एक्शन, जहां जिन्होंने घपलेबाजी की, घोटाला किया, गड़बड़ियां की हैं, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। 9 कारोबारियों
पर ही छापा पड़ा और इनका कनेक्शन सियासत से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो देश भर में कई इलाकों में ईडी ने पिछले कई दिनों में कई जगह छापेमारी की, जहां जहां गड़बड़ियों की आशंका मिली। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की पूरी तरह से एक्टिव जांच एजेंसियां भी, फिर चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आयकर विभाग हो, जीएसटी विभाग की टीम हो, ये तमाम एजेंसियां पूरे एक्टिव मोड में हैं। और पुणे में करीब 9 ऐसे कारोबारी जिन पे घपलेबाजी की आशंका, उनके खिलाफ यहां पे छापेमारी की गई है। और संभाजीनगर शहर में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के तीसरे दिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अगर पीएम मोदी को कुछ कहा जाता है तो ओबीसी का अपमान किया जाता है। वहीं पीएम कहते हैं कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस पर सवाल उठाते हुए ठाकरे ने कहा कि हमारी छवि का क्या, विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने पीएम की डिग्री को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। और बढ़ते कोरोना के मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 429 और महाराष्ट्र में 562 नए मामले आए। वहीं मृतकों में एक दिल्ली तो 3 महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 562 नए मामले आए, जबकि 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। राहत की बात यह है कि अब तक 395 मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे पहले भी राज्य में संक्रमण के 669 मामले सामने आए थे। और अप्रैल के दूसरे हफ्ते से मुंबई को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। तापमान के 40 डिग्री के करीब पहुंचने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है और बीते कुछ सप्ताह से मुंबई में तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। विभाग ने 10 अप्रैल से हीट वेव शुरू होने का अनुमान लगाया है। और शोभा यात्रा के दौरान यानी रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुए उपद्रव मामले में अब तक लहेरी और बिहार थाने में 15 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि अब तक 130 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक कर लोगों को आपसी सौहार्द बहाल रखने की अपील की जा रही है। पूरी तरह नॉर्मल सिचुएशन हो रहा है। अरेस्टिंग और एफआईआर लगातार जारी है। जितने एविडेंस मिल रहे हैं, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, चाहे वो सीसीटीवी के कैमरा के माध्यम से हो, चाहे जो व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स मिले हैं, जितने ग्रुप्स बनाए गए थे उनमें जो एक्टिविटीज़ है, सारी की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। और उसके आधार पर, एविडेंस के आधार पर एफआईआर भी किए जा रहे हैं। जो 15 से अधिक एफआईआर हो गए हैं और गिरफ्तारी भी लगभग 130 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जो भी लोग चिन्हित होंगे किसी भी तरह की एक्टिविटी में, उनकी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। पूरी तरह नॉर्मल। तो बिहार में सासाराम और कई जगह पे हिंसा हुई थी, उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया था। कई जगह कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और प्रशासन ने अब शांति बनाए रखने की अपील की है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और बिहार उपद्रव में अब तक कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रामनवमी पर हिंसा हुई थी और उसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि कई जगह आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, विरोध प्रदर्शन हुए। तो और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, रामनवमी के दिन जो बवाल हुआ, जो हिंसा हुई, उसके बाद किस तरीके से अब प्रशासन उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है? अभी हालात किस तरह के? हुआ था उस मामले में अब तक 15 एफआईआर और 130 लोगों की गिरफ्तारी कर ली जा चुकी है। और यहाँ मैं बता दूं कि कल सुबह तक जो दुकानें हैं, मैं सीधे तरीके से शांति समिति की बैठक का गठन कराकर अब चालू कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन वहां काफी
मतलब एक्टिविटी दिखा रही है। और इसमें मैं यही बता दूं कि जिस तरह के अब किसी तरह के प्रचार करने के लिए या फिर किसी तरह के सोशल मीडिया पे जिस तरह का जो वायरल किया जा रहा था, अब उसे भी रोका गया है। उन लोगों पे भी कार्रवाई की जा रही है जो कि बीच में जाकर जो मदरसा करते थे और जिनके माध्यम से जिससे झगड़ा होती थी और जो कराने का प्रयास करते थे, उन लोगों पे कार्रवाई करना प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है और जिससे शांतिपूर्ण अब माहौल बनता जा रहा है। ठीक है मनोज, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो अभी माहौल जो है वो शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है, शासन भी इसको लेके पूरी तरह से एक्टिव। और रामनवमी पे हुए विवाद को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा इन दिनों सीएम नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे हैं और रामनवमी के अवसर पर लगातार सांप्रदायिक हिंसा को लेकर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जांच की मांग उठाई जा रही है। इस बीच नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हिंदुत्व को खतरे में डाल रहे हैं। जब हर बार रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता है, शांति समिति की बैठक होती है, सरकार पूरी सजगता की तैयारी करती है, फिर ये घटना घटा जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। आप आरोप लगा रहे हैं तो अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री जानते हैं, बार बार मैं पद की गरिमा रखने के लिए नाम नहीं ले रहा। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पुरानी फाइल खोली जाएगी। और जो हिंदुओं का अपमान करता है, बिहार के अंदर आतंकवाद, अपराध, उग्रवाद को बढ़ावा देता है, बालू दारू के माफियाओं के संरक्षण में ये खेल होता है, बख्शा नहीं जाएगा। और मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, इस मामले पर जहां हालात तो काबू में हैं, शांति बन रही है, लेकिन सियासत कम नहीं हो रही, बयानबाजियां लगातार हो रही हैं। तो मनोज तक मेरी आवाज नहीं जा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो। चूंकि बिहार में अब हालात तो सामान्य है लेकिन सियासत सामान्य नहीं है, सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और नीतीश कुमार पे वार किए जा रहे हैं, जुबानी हमले किए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार पे विपक्ष भी लगातार हमलावर है, जांच की मांग उठाई गई, हिंदुत्व का अपमान बताया गया और सियासी बयानबाजियां मामले को शांत नहीं होने दे रही। तो बीजेपी इसे हिंदुत्व का अपमान बता रही है, नीतीश कुमार पे वार किया गया। तो बिहार के कई इलाकों में हिंसा हुई, उसके बाद हंगामा हुआ, कई जगह आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। इस मामले में एक तरफ तो पुलिस का एक्शन जारी है, कई एफआईआर दर्ज हुई, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। लोगों से अपील की जा रही है कि शांति कायम रखें, आपसी सौहार्द बनाए रखें। दूसरी तरफ नेता शांत नहीं हो रहे, सियासत कम नहीं हो रही। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कुमार हमारे ब्यूरो चीफ इस पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अब एक तरफ हालात जब सामान्य होने लगते हैं, सियासत कम नहीं हो रही, बयानबाजियां लगातार जा रही हैं, मामले को और गरमाया जा रहा है। तो देखा जाए तो देखिए, राजनेताओं के बीच यदि कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए। अभी रामनवमी में जिस तरह जो समुदायों के बीच में जो झगड़ा हुआ, ये नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। यदि बात करें तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भी आए हुए थे पटना में। उन्होंने भी मतलब इस तरह का भड़काऊ बयान दिया कि जो उपद्रव मचा रहे हैं ऐसे लोगों को उल्टा टांगा जाएगा जब बीजेपी की सरकार आएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह का यदि गृह मंत्री द्वारा जब इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया जा सकता है, तो जाहिर सी चीज है कि जो छुटभैया टाइप के नेता हैं जिला स्तर पे, वो कुछ उनसे ज्यादा सोच सकते हैं, उनसे ज्यादा गंदा सोच सकते हैं। और तो देखा जाए, अभी गिरिराज सिंह आए हुए थे, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर जमकर बरसा। उन्होंने भी जमकर, गिरिराज सिंह द्वारा कहा गया कि दंगाइयों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है इस सरकार में। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रोटी सेकने का काम जोरों पर चल रहा है। देखिए, चुनाव भी है, 2024 में लोकसभा का है और उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा और माहौल बनाया जा रहा है बिहार में। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो बिहार में सियासत कम नहीं हो रही और राजनीतिक रोटियां हिंसा पे भी सेकने की कोशिश कुछ राजनीतिक दलों के नेता कर रहे हैं। और खबर सीतामढ़ी से है, जहां जिलाध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब ने
कई समर्थकों के साथ एमआईएम में शामिल वो हो गए। मौके पर मौजूद विधानसभा सदस्य मोहम्मद आकिब ने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि मोहम्मद आफ्ताब के एमआईएम में शामिल होने से जिले में पार्टी काफी मजबूत होगी। मुसलमानों की मौजूदा हालात, इस पे सोचने की ये बात है कि सबसे पहले हमारे अंदर की जो कमी है उसको दूर करना होगा। जब चुनाव आता है तो हमारे अंदर एक चीज जो है भ्रम फैला दिया जाता है, उसको हराने के लिए हमको वोट दीजिए। नहीं, ये देखना होगा कि हम अपनी संख्या बिहार के विधानसभा में कितना लेकर के जाते हैं, हम अपने लोगों को कितना दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे बड़े भाई नज़ीर आलम साहब और वीआईपी पार्टी में जो रहे जिला अध्यक्ष आफ्ताब साहब, एमआईएम पार्टी ज्वाइन करने के बाद पूरे बिहार में, पूरे हमारे जिला सीतामढ़ी में बहुत ही खुशी का लहर है। हमारे नज़ीर आलम साहब बहुत मेहनत किए और उसी मेहनत की बदौलत ये फल मिला है कि हमारे आफ्ताब साहब इस पार्टी में आए हैं और इस पार्टी में आने के बाद इस पार्टी को और मजबूती मिलेगी और अख्तरुन्नास साहब को और मजबूती मिलेगी, जिससे हमारे बिहार में और इस पार्टी में परचम। और बिहार में आपने बहुत से शिक्षा संस्थान देखे होंगे, लेकिन अगर बात करें बिहार के मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं की, तो उनकी पहली पसंद पढ़ाई लिखाई के मामले में विजन क्लासेस बनता जा रहा है। बिहार के पटना में विजन क्लासेस एक ऐसा संस्थान है जहां गरीब छात्रों को शिक्षा के साथ साथ खाना पीना और रहने की व्यवस्था भी उनकी फ्री की जाती है। इसके डायरेक्टर का कहना है कि पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार में वो विश्वास रखते हैं और इसी विजन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में 486 अंक प्राप्त करके पूरे बिहार के टॉप 10 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब मैं केसी विजन क्लासेस पटना में पढ़ने जा रही हूँ। थैंक्स टू केसी रैंक 1 इन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू विजन क्लासेस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू टू केसीएन सर आल्सो। आई एम वेरी थैंकफुल। और देहरादून के राजपुर क्षेत्र में पति पत्नी और वो का मामला सामने आया, जहां पति ने पत्नी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। वहीं मृतक के 10 साल के बच्चे ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी और इस हत्याकांड का खुलासा हुआ, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। मकवाला में ये कल एक सनसनीखेज मर्डर हुआ है, जिसमें कि मृतक अमजद, इसकी धर्मपत्नी है जैतुनिशा। तो जैतुनिशा इनकी धर्मपत्नी और इसका एक जो पुरुष मित्र है लखबीर सिंह उर्फ पिंटू, इन दोनों ने मिलकर के अमजद की हत्या करी है। और उसमें इन्होंने ये किया कि पहले उसकी धर्मपत्नी, मृतक की धर्मपत्नी ने मृतक को पहले शराब पिलाया। उसके बाद उसका जो मित्र पुरुष मित्र है लखबीर सिंह, वो आकर के तो दोनों ने मिलकर के जो है दुपट्टा से उसका गला घोटकर इसके मर्डर कर लिया गया है। दोनों को पकड़ लिया गया है। जो इसमें प्रयुक्त, जो मर्डर में प्रयुक्त दुपट्टा उसकी बरामदी। और यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में हो रहे महिला खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाई और एसएसपी से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। राजेंद्र बिष्ट ने कहा, पहाड़ से महिला खिलाड़ी देहरादून आती हैं ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सकें, लेकिन क्रिकेट अकादमी के संचालक खिलाड़ियों के साथ मानसिक शारीरिक उत्पीड़न करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण नरेंद्र शाह की वायरल ऑडियो है। नरेंद्र बिष्ट ने लिटिल मास्टर अकादमी के मालिक और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में सीनियर कोच नरेंद्र शाह समेत एसोसिएशन के सचिव और एक अन्य की एसएसपी से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक अश्लील वीडियो, एक नाबालिग बच्ची के साथ जो बात करने का उनका वीडियो है वो मीडिया में आया और ऑडियो मीडिया में आया। और इसके साथ साथ उन्होंने, जब अभिभावकों ने इसकी शिकायत एसएसपी से करी और अन्य 2-3 अभिभावकों ने एफआईआर लॉन्च करी, तो उसमें स्पष्ट रूप से जो उसके सचिव है महिम वर्मा है और एक अन्य का नाम भी, एक अन्य सदस्य का नाम उसमें आया। तो लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। हाँ, जो नरेंद्र शाह हैं उनको जो जिम्मेदारी दी थी उससे उनको मुक्त